Welcome to Knowledge Up Coaching Classes. This is the revision video of chapter 3, that is chemical reaction and equation. This is the full chapter revision. Types of changes. There are two types of changes, physical changes and chemical changes, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर. तो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है. जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है कि आइस का जो फार्मूला है वो H2O है, वाटर का फार्मूला H2O है. कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है. और दिस चेंज इज कॉल्ड टेम्परेरी चेंजेस, क्योंकि एक बार आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वाटर से फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि एक बार फॉरवर्ड जाके फिर से दोबारा से बैकवर्ड आ सकता है. आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर से फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है. तो दिस इज रिवर्सिबल चेंज एंड टेम्परेरी चेंज, और इसी को कहते हैं हम फिजिकल चेंज. उसके अपोजिट आएगा केमिकल चेंज में. केमिकल चेंज की एग्जाम्पल लेते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट. जो फल होते हैं वो पक जाते हैं, पहले कच्चे होते हैं. रॉ फ्रूट है, रॉ मैंगो है, रॉ से फिर राइप्ड हो जाते हैं, मतलब वो पक जाते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं. और दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, और हम इसे कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. कि एक बार जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो फिर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. उसे कहते हैं हम केमिकल चेंजेस. एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पर देखें कि केमिकल रिएक्शन क्या है. केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है HCl प्लस NaOH की. तो जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो कहलाते हैं रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट जब टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे देखें आप HCl के बीच में बॉन्ड है, NaOH के बीच में बॉन्ड है. तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, और जब ये ब्रेक होने के बाद जब नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, जैसे NaCl NH2O है, तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो उसी को कहते हैं हम प्रोडक्ट. तो देखिए यहाँ पर अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. जो बॉन्ड्स है वो नए बन जाते हैं और उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट. द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पर HCl एंड NaOH है, ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट. वेयर एज द सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट. और जब इन्होंने टेक पार्ट करके जो नए सब्सटेंसेस को फॉर्म किए हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे देखें HCl है और HCl के बाद में यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है NaCl, तो ये HCl के बीच का ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया NaCl के बीच में. तो पुराने जो बॉन्ड है, मतलब रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं और फिर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके जब नए बॉन्ड बना लेते हैं तो उन्हीं को कहते हैं हम प्रोडक्ट. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन क्या है ये देखें. जो केमिकल रिएक्शन है अब उसी को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक कलरलेस सोल्यूशन है हमारे पास में जिंक सल्फेट का, ZnSO4 is formed on addition of zinc sulfate to the blue color solution of copper sulfate. जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एक्वियस मतलब वाटर में डिजोल्व किया हुआ, उसको हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एडिशन कर रहे हैं इसके अंदर जिंक डस्ट की, तो फॉर्म हो रहा है एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो यहाँ पर जो रिएक्शन को हमने ये लिखा है ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन केमिकल जो हमने लिखा है ये वर्ड के फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसको कहेंगे हम
वर्ड इक्वेशन। दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन जो हमने जो रिएक्शन किए हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हैं उनके पूरे पूरे हमने क्या लिखे हैं, नेम लिखे हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम वर्ड रिएक्शन। लेकिन इसको हम हमारे कन्वीनियंट के लिए उसको हम और शॉर्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं कि हम उसको इजी वे में उसको अच्छे से और भी मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकें। तो इसको हम केमिकल सिंबल से इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का हम फॉर्मूला लिख लेंगे, सिंबलाइज करेंगे CuSO4, जिंक ड्रस है Zn, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट तो ZnSO4 प्लस Cu। तो अब इस इक्वेशन को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। ये जो इससे पहले थी ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को हमने केमिकल इक्वेशन में लिखा है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। जो कंडेंस फॉर्म में मतलब छोटा करके जो हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, उसी को कहते हैं हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। जो यहाँ पे एक्वियस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये AQ करके हम लिखेंगे, दिस इज एक्वियस सोल्यूशन ऑफ CuSO4, दिस इज एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। तो हमारी इक्वेशन, अभी हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखा है उसको लिखने के लिए और हमको क्या क्या चीज़ें लगती हैं यहाँ पर हम देखेंगे। उसको और भी ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ये है केमिकल इक्वेशंस है कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल। तो देखिए ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं, तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिखा जाता है रिएक्टेंट। उसके बाद में एरो के जो राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में हमेशा लिखे जाते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होता है, एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को। और देखो कि अगर किसी रिएक्शन में हमको हीट देने की ज़रूरत पड़े, हीट की वजह से रिएक्शन हो रही है, तो उस हीट का साइन को हम इस ट्राइंगल से सिंबलाइज करते हैं। इस ट्राइंगल का मतलब होता है कि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है, जो सब्सटेंस हमने लिए है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम S से इंडिकेट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में है तो उसको स्मॉल l से इंडिकेट करेंगे, गैस फॉर्म में है तो स्मॉल g से। अगर किसी सब्सटेंस को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है तो उसको हम AQ से इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हुआ है। अगर किसी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्ट में गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको अपवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे। जैसे इस रिएक्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको अपवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे। अगर किसी रिएक्शन में अनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं तो उसको डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे, जैसे इस रिएक्शन में इंडिकेट किया गया है। और एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर रिएक्शन में स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर स्पेसिफिक है, अगर 60 डिग्री सेल्सियस है या जो भी कंडीशन रहेगी किसी रिएक्शन की, तो उसको एरो के ऊपर या नीचे इंडिकेट करेंगे। उसी तरीके से अगर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट लग रहा है तो उसको भी हम वहाँ पे इंडिकेट करेंगे। किसी रिएक्शन में जो हम एसिड या बेस ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं या डाइल्यूट ले रहे हैं, तो भी हम उस रिएक्शन में इंडिकेट करेंगे। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाती है। मतलब कंडेंस फॉर्म में हम कम लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन की कंडीशन क्या है। उसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब देखें कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दोज एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ आइटम्स उन एलिमेंट्स के सेम होते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ नाइट्रोजन 1 टाइम है। इसी तरीके से रिएक्टेंट में हाइड्रोजन देखिए H3 और ये H, मतलब दोनों को मिलाकर हाइड्रोजन 4 टाइम हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टाइम हो गए। उसी तरीके से Cl 1 टाइम है, यहाँ पर भी Cl 1 टाइम है। तो ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4, Cl 1। तो जितने आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में उतने ही प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। तो जब सेम नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन को कहते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन करने को यहाँ पर स्टेप्स है। अगर आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है तो आपको उसको बैलेंस करना होगा। तो ये एक पूरी तरीके से ट्रायल एंड एरर बेसिस है, आपको करके देखना है। सही भी हो सकता है, गलत आ रहा है तो फिर आप
दूसरा एलिमेंट लेकर उसको ट्राई करेंगे, फिर आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। तो दिस इज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड। कुछ स्टेप्स हैं उसके, आपको ध्यान में रखना है। स्टेप 1 में राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। आपको जो केमिकल रिएक्शन है दी हुई है उसकी केमिकल इक्वेशन लिखना है। फिर कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने हैं, और फिर अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, जिसमें जो नंबर ऑफ आइटम अनबैलेंस्ड होंगे और ज़्यादा होंगे तो उसको लेकर हमको यहाँ पर चूज करके आगे बढ़ना है। मोर एवर इट इज़ कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसिडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड विच हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। जो अनइक्वल, जिसका नंबर ऑफ आइटम्स सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको लेकर हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन अगेन। और जब आपने स्टेप वाइज ये पूरा चल लिया, आपने 1 2 3 4 स्टेप, जितनी भी स्टेप की रिएक्शन हो रही है, और लास्ट में आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद उनकी फिजिकल स्टेट्स और उनकी कंडीशन भी वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। फॉर्म AgCl + H2, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इसलिए है कि हम यहाँ पर स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1, राइट द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को हम फिर से दोबारा से एज इट इज़ लिख लें, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमको कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ आइटम्स इन वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ये नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने टाइम्स है। तो एलिमेंट्स है हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, एक है Ag हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है Cl। रिएक्टेंट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितने टाइम्स है, Ag देखिए 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन 1 टाइम है और Cl 1 टाइम है, और प्रोडक्ट में Ag 1 टाइम है, Cl भी 1 टाइम है और हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। तो ये यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 और 2, बाकी 1 1 है 1 1 है, मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनबैलेंस हमको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो स्टेप 2 में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो लिखेंगे हम कि इनिशियली जो रिएक्टेंट साइड है उसमें हमको हाइड्रोजन 1 टाइम दिया हुआ है और प्रोडक्ट में 2 टाइम्स दिया हुआ है। तो अब इसको एक जैसा बनाना है, हमको इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 1 × 2। तो मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरा जो होल फॉर्मूला है इसको फॉर्मूले को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो HCl के आगे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी Ag + ट्वाइस HCl रिएक्टेंट में, क्योंकि हमने कहाँ किए थे, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई किए से, तो 2 ट्वाइस HCl, और ये प्रोडक्ट एज इट इज़ है AgCl + H2। अब कंपेयर करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो Ag 1 टाइम है, Ag यहाँ पर भी 1 टाइम है, सिल्वर दोनों भी जगह पे 1 टाइम है। फिर हाइड्रोजन देखें, ये 2 हाइड्रोजन ट्वाइस H, मतलब हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो गए, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो गए। लेकिन Cl जो है यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 HCl, मतलब Cl 2 टाइम्स हो गए और प्रोडक्ट में Cl 1 टाइम हो गया, मतलब क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। जो हमने चेक किए कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस, हमको बैलेंस नहीं मिली। द नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम इज अनइक्वल ऑन द बोथ साइड। अब बैलेंस करना पड़ेगा हमको क्लोरीन आइटम को, टू बैलेंस क्लोरीन। फिर यहाँ से हमको रेफरेंस लेते हैं कि इनिशियली जो क्लोरीन है वो क्लोरीन हमारे पास में कितने टाइम्स है, यहाँ पर इस स्टेप में 2 टाइम्स है, और प्रोडक्ट में यहाँ क्लोरीन कितने टाइम है, 1 टाइम है। ये 2 है और ये 1 है, तो फिर इसको इक्वल करना है। इक्वल करना है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2। लेकिन किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो क्लोरीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट साइड में जो क्लोरीन है, मतलब ये AgCl यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस AgCl। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी Ag + ट्वाइस HCl, मतलब रिएक्टेंट को तो हमने कुछ भी नहीं करे हैं डिस्टर्ब, प्रोडक्ट में सिर्फ Cl को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब होल जो फॉर्मूला है AgCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस AgCl + H2। अब यहाँ कंपेयर करके देखेंगे कि वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। Ag 1 टाइम हो गया, यहाँ Ag 2 टाइम हो गया, यहाँ ट्वाइस हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस है। ये 2Cl है, ये 2Cl है, ये बैलेंस है। लेकिन अनबैलेंस्ड क्या हो गया हमारे पास में, सिल्वर Ag जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। अप्लाई वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस, नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मतलब द नंबर ऑफ सिल्वर आइटम, मतलब Ag जो आइटम है वो अनइक्वल है बोथ साइड में। तो फिर अब हमको क्या बैलेंस करना पड़ेगा, सिल्वर आइटम को बैलेंस करना पड़ेगा, टू बैलेंस सिल्वर Ag। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में सिल्वर हमारे पास में 1
1 टाइम है और प्रोडक्ट में जो सिल्वर है वो 2 टाइम है। तो फिर बैलेंस करने के लिए 1 को 2 बनाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट में जो Ag है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ से, कौन से साइड में? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में Ag को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिएक्टेंट में Ag को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस एज इट इज़ है ट्वाइस HCl, फिर एज इट इज़ लिखा हमने ट्वाइस AgCl2 और एज इट इज़ लिखा हमने Ag। सिर्फ रिएक्टेंट में Ag को 2 से हमने मल्टीप्लाई किए। तो अब यहाँ पे देखिए जो सिल्वर है Ag यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ Cl 2 टाइम्स है और यहाँ भी Cl 2 टाइम है। मतलब दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। और एट लास्ट जब हम बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं तो हर एक सब्सटेंस की हम फिज़िकल स्टेट लिखेंगे और साथ ही साथ में जो यहाँ पर एरो इंडिकेट किए हैं, प्रेसिपिटेट है और गैसियस के लिए अपवर्ड एरो है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देकर हम लास्ट में लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। With nature, number of reactant and product, they are of 4 types: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। combination reaction first is, combination reaction मतलब कंबाइन करना, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो उसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखें यहाँ पर एग्जाम्पल NH3HCl, 2 रिएक्टेंट्स है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ट्वाइस Mg प्लस O2, 2 रिएक्टेंट्स है, कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, कि यहाँ पर 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। अपोजिट है, देखो एक ही रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 और मोर प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, जैसे शुगर है C12H22O11 और ये ब्रेक डाउन होकर 2 प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, 12 कार्बन एंड 11 H2O। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है और 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक देगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से सिंगल रिएक्टेंट है और वो मोर देन 1 प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, 2 और 3 प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो बाय मीन्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के होती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब प्लेसमेंट को चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे CuSO4 एंड ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक और कॉपर 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट में से जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक, जिंक क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। तो ये रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी हम ये हमारे पास में एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इस पर से हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखें जो जिंक है, जिंक आपको पहले दिख रहा है और जिंक के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपर, कॉपर उसके नीचे है। तो मतलब नीचे तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो कम है और जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए जिंक मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर देता है तो उसे रिएक्शन को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आयंस रहेंगे रिएक्टेंट्स के वो एक्सचेंज कर लेंगे और प्रोडक्ट में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जैसे यहाँ देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl है, 2 रिएक्टेंट्स है और 2 रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये है इसका जो आयन है नेगेटिव आयन, ये यहाँ पे आ जा रहा है और ये NO3 जो आयन है वो Na के पास में आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये NO3 निकल गया, NO3 की जगह आ गया Cl और फिर Cl की जगह आ गया NO3। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गई, आयंस जो है रिएक्टेंट के उन्होंने
पानी आपस में एक्सचेंज कर दिए और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ऐसी अगर रिएक्शन दिखती है तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या फिर इवॉल्व होती है उसके अकॉर्डिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब आउटसाइड बाहर की तरफ जाना, इंडो मतलब इनसाइड हीट का अंदर की तरफ आना। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, हीट बाहर की तरफ जा रही है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, आइस का बनना वाटर से। जब हम पानी को फ्रीज के अंदर रखते हैं तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो पानी क्या करता है, अपना जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है, और जब अपने अंदर की हीट वो बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकालता है तो खुद का टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब पानी का टेम्परेचर कम होता है तो ही वो कन्वर्ट होता है आइस में। तो बाहर की तरफ अगर हीट को रिलीज कर रहा है तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाहर से, सराउंडिंग से हीट को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, कि बर्फ़ अगर हमने फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखे तो वो क्या करता है, बाहर से जो टेम्परेचर होता है अपने अंदर ले लेता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो खुद का जो टेम्परेचर कम है वो बाहर से हीट लेने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल जाता है। तो दिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सा याद रखना है, हीट रिलीज़ हो रही है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन पे से बताना है कि विच वन इज़ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और आपको प्रोसेस नहीं पता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन इस एरो के पहले यहाँ पर हीट है, तो इसका मतलब है इसने कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए ये कन्वर्ट हुआ है। तो हीट को एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की रिएक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर हीट एरो के बाद में मतलब प्रोडक्ट साइड में अगर हीट है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में से ये हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपल सा याद रखें, अगर रिएक्टेंट साइड हीट है मतलब रिएक्टेंट ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हीट है मतलब यहाँ इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग। ये दो प्रोसेसेस है, लेकिन जैसे ही हम लाइटर को से ये जो बर्नर है इसको स्टार्ट करते बहुत फास्ट ये हो जाता है, तुरंत हो जाता है, लेकिन जो आयरन का आर्टिकल है, जो आयरन की रॉड है, ये बहुत दिनों तक के रखे रहे तो धीरे धीरे जंग लगता है। तो एक बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही है, दूसरी स्लो प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये रेट जो है ये फास्टर रेट है और ये स्लो रेट है। तो यही इस पे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि जिससे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस होती है, वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। ये जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो 5 फैक्टर्स हैं मेनली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। तो ऐसे 5 फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट कितना रिएक्टिव है। जितना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा उतना ही रिएक्शन स्पीड से होगा। तो जैसे मेटल है, मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। if metal is reactive, faster will be the rate of reaction. if metal is less reactive, slower will be the rate of reaction. जैसे ये मेटलर्जी की हमको सीरीज गिवन है कि जितना एलिमेंट रिएक्टिव रहेगा वो उतनी फास्ट रिएक्शन रहेगा, और जितना वो मेटलर्जी की जो सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे चला जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो उतनी ही रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो होगी। तो डिपेंड करता है रिएक्शन की स्पीड नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। अगर रिएक्टिव है फास्ट रहेगा, लेस रिएक्टिव है स्लो रहेगा। सेकेंड फैक्टर साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, पार्टिकल के साइज जितने ज़्यादा छोटे रहेंगे उतनी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा रहेगी। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द
particles of the reactant taking part in the reaction. Smaller the size of the reactant particle, higher the rate of reaction. जितनी स्मॉल साइज होंगे रिएक्टेंट की उतनी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, और जितने जो साइज जो है वो बड़े रहेंगे उतनी रिएक्शन की स्पीड स्लो रहेगी. थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हम एसिड यूज़ करेंगे, जितना रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी. Concentrated acid react faster than the dilute acid, which means the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl, और दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में. तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट लिया हमने डाइल्यूट लिया, और दूसरा हमने जो केमिकल लिया वो कॉन्सेंट्रेटेड लिया. तो यहाँ पर जो डाइल्यूट HCl के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी वो बहुत स्लोली होगी, और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी. मतलब कि अगर हम जितना कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट लेते हैं, जितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी. टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. और हमारा लास्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग है यहाँ पर हमको स्टडी करना है, दैट इज़ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं. जब हम रिएक्टेंट में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन एडिंग कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है? द सब्सटेंसेस इन whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called a catalyst. रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम होता है, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, उसे कहते हैं हम कैटलिस्ट. जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डिकम्पोज स्लोली. अगर हम उसको हीट करते हैं तो ये बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, तो इस मैग्नीज ऑक्साइड की वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी. तो MnO2 इज़ एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये कहीं पर भी रिएक्टेंट में भी नहीं दिखेगा, प्रोडक्ट में भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसका काम क्या है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना. ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, इनका काम होता है सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना. तो इसे कहते हैं हम कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट अगर हम डालते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन को आगे भी काम आएगा. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को लेकर यहाँ डिस्कस करेंगे. जैसे कि फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन. जैसे कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं. जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन. जैसे MgH2 है और प्रोडक्ट में MgH2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. उसी तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन. मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, लॉस करने के बाद उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये कौन सी हो गई? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है. जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस हुए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो ये हो गया कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थियरी. अब यहाँ पर देखें कि जब इलेक्ट्रॉन का देना लेना होता है, उसके बाद में किसी स्पेसीज के पास में जो चार्जेस आ जाते हैं उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि पहले अगर इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया है, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब ज़ीरो है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो ज़ीरो है. लेकिन जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके पास में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, मतलब +1 का चार्ज है. +1 का चार्ज है, मतलब इसके पास का +1 जब चार्ज है तो इस टाइम पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन जो नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो जा रही है, तो 0 से +1. उसी तरीके से इसने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया है तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, 0. लेकिन जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके पास चार्ज कितना है? +2. तो 0 से +2 इंक्रीज़ हो गया. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर किसी रिएक्शन में बढ़ जाता है तो वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन. अब इसके अपोजिट देखेंगे रिडक्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद हाइड्रोजन. किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 थे, अगर हमने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिए तो CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ गए, हाइड्रोजन ऐड हो गया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
इज कॉल्ड एज रिडक्शन। उसी तरीके से इसके अपोजिट आएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ट्वाइस HgO है, यहाँ पे ट्वाइस HgO2, O2 रिमूव हो गया, दैट इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जैसे Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, लेने वाले के पास में नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखें कि सल्फर ने जब इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, मतलब 0 है, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो गेन करने के बाद मतलब ये नेगेटिव, लेने वाले के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो यहाँ पर कितने आए, 2 नेगेटिव चार्ज आए, -2, और पहले नहीं थे, मतलब 0, तो 0 से -2 क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, जो कॉज करवाते हैं, अ सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। एजेंट का काम होता है दूसरे को उकसाना, जो दूसरी स्पीसीज को उकसाते हैं कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए और खुद नहीं होते, दूसरे की के लिए काम करते हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 H2SO4, KMnO4 H2SO4 आर द कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सीडेंट। और यहाँ हम नेसेंट ऑक्सीजन को भी यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है उसे कहते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन, और उस तरीके से ब्रैकेट में उसको इंडिकेट किया जाता है। रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अपोजिट आ गया, मतलब खुद वो रिडक्शन रिड्यूस नहीं होते, लेकिन एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस कराने के लिए हेल्प करते हैं, तो उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट कॉज रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्टेंट। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम मर्क्यूरी, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, प्लेटिनियम, निकल एज एक्ट एज अ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है। अब दोनों भी टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो रिडक्शन का RED रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का OX, स्पेलिंग ही उसी से ली हुई है, रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, CuO से Cu, तो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, गौर करेंगे, तो क्या दिखेगा, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसे कहते हैं हम रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, रिएक्टेंट में H2 है और प्रोडक्ट में H2O है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलते टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पर कंबाइन हो गया या फिर एडिशन हो गई, किसकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो उसे कहते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हुआ, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ दूसरी एग्जाम्पल है MnO2 से MnCl2, तो यहाँ पे क्या हुआ है, O2 यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ Cl है, बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हुआ है, इसलिए इसे कहा गया है रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी पे से भी हम निकाल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। करोजन, अब करोजन क्या है ये देखें। करोजन मतलब होता है कि किसी भी मेटल का स्लोली डिटेरियोरेट होना, मतलब ख़राब होना, धीरे धीरे वो मेटल ख़राब होने लगता है, उस टर्म को कहते हैं हम करोजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, जंग लगने को कहते हैं हम रस्टिंग। तो जैसे कोई भी जो मेटल है, कोई चीज़ है, बहुत दिनों तक के अगर रखी है और उसमें मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रही है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है आसपास में, तो वो धीरे धीरे करोड़ होने लगती है, ख़राब होने लगती है, और कुछ दिन के बाद में जाकर वो पूरी तरीके से वो मेटल को ख़राब कर देता है, तो उस टर्म को कहते हैं हम करोजन। और अगर ये मेटल अगर आयरन रहता है तो हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। A certain type of reddish colored solid layer
रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर मेटालिक सरफेस। जो कलर है ये कैसा हो जाता है, रेडिश कलर, एक लेयर तैयार हो जाती है मेटल के सरफेस के ऊपर, और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, रस्ट। रस्ट मतलब होता है जंग। इट्स केमिकल फार्मूला इज Fe2O3XH2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है किसका, रस्ट का। तो अब हमको ये देखना है कि इट इज़ नॉट अ सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन सरफेस। ये रस्ट जो है, आयरन को जो जंग लगता है, ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पर हम डिफरेंट रीजन ले रहे हैं, एनोड, कैथोड, यहाँ एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल भी तैयार हो रहा है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स तैयार हो रहे हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड, कंपार्टमेंट्स बन जा रहे हैं। तो अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि करोजन की यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखना है, और इसमें हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से करोजन होता है। तो देखिए, एक हमने आयरन रॉड लिया है, और इस आयरन रॉड में दो कंपार्टमेंट्स तैयार हो जाते हैं। एक हो जाता है एनोड, दूसरा हो जाता है कैथोड। ये अपने आप यहाँ पर कंपार्टमेंट्स तैयार होते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि जो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तरीके से काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल के तौर पे काम कर रहा है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जब रिएक्शन होती है तो वो होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो होती है रिडक्शन की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे रिएक्शन होगी। तो अब इससे पहले क्या होता है, देखो कि जब जो रॉड है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब एटमॉस्फेयर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर एक, यहाँ जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार हो गया। अब ये वाटर जो ड्रॉपलेट है, पानी के जो यहाँ पे कतरे इसके ऊपर में तैयार हो जाते हैं, आ जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉइस्चर की वजह से। तो अब सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये उसको भी रिसीव करते रहता है, मतलब ये उसके भी कांटेक्ट में है ही। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो कार्बोनिक एसिड को तैयार कर लेता है H2CO3, और ये जब डिसोसिएट होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं H पॉजिटिव आयंस को और CO3 2 नेगेटिव आयंस में। अब ये जो वाटर है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑटो आयोनाइज भी होते हैं, ये खुद भी ब्रेक डाउन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आयंस को H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में। अब इतने पोर्शन में आपके पास में है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, O2 भी है, H पॉजिटिव आयंस हैं, OH नेगेटिव आयंस हैं, उसी तरीके से CO3 2 नेगेटिव आयंस हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो कंटेंट्स हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। अब देखो, जब आयरन रस्ट का जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होता है, तो आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Fe से कन्वर्ट हुआ Fe2 पॉजिटिव में बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे बहुत सारे आयंस के पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे हैं, थाउजेंड्स है, लैक्स में है, डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। फिर दूसरा आयरन होगा, ये भी कन्वर्ट करेगा Fe2 पॉजिटिव प्लस बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जब इसको हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2Fe2 फॉर्म 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइन हो गए, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन है ये सब कहाँ पे हो रही है, एनोड रीजन पे। और ये जो 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये आ जा रहे हैं अब हमारे पास में कहाँ पर, ये इस वाटर ड्रॉपलेट में आ गए। अब कैथोड की बारी आती है, मतलब रिडक्शन की बारी आती है। तो रिडक्शन में टेक पार्ट करता है इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसी में से जो आयंस हैं ये H पॉजिटिव आयंस है, तो ये 4 आयंस को लेकर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है एनोड रीजन से, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ये यूज़ करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर लिया, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, टोटल हाइड्रोजन हो गए 4 ऑक्सीजन 2, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है ट्वाइस H2O। तो ये रिएक्शन हुई बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या हुआ
कि ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन यहाँ पहुँच गया है, Fe2 पॉजिटिव आयन ये फिर से ऑक्सीडाइज्ड होगा, फिर से ऑक्सीडाइज्ड होगा। Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन फिर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब ये 3 पॉजिटिव आ गया बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। Fe2 पॉजिटिव आयन फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं और ऑक्सीडाइज्ड होकर ये Fe3 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो Fe2 जो स्टेट है आयरन की उसे कहा जाता है फेरस और Fe3 को कहा जाता है फेरिक। तो फेरस जो है आयरन वो कन्वर्ट हो गया फेरिक के फॉर्म में, फेरस इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक। तो Fe2 पॉजिटिव के स्टेट को कहते हैं फेरस, Fe3 पॉजिटिव स्टेट को कहते हैं हम फेरिक। अब ये जो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, Fe2 इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पर अब रिएक्शन होती है कि Fe3 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो फिर से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में। यहाँ पे ट्वाइस H2O है, फिर से यहाँ पर और हम वाटर लेंगे तो इसको हम टोटल लेते हैं 4 H2O रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और ये कन्वर्ट करेंगे फिर Fe2O3 एंड H2O प्लस 6H पॉजिटिव आयन। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। और ये जो Fe2O3 ये जो हमको यहाँ पर ये ऑक्साइड मिल गया, अब हम इसे कह सकते हैं कि हाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पर ऐड किया है और आयरन का ऑक्साइड तैयार किया है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, और इसी को कहते हैं हम रस्ट। और ये जब डिपॉजिट हो जाता है, ये देखो Fe2O3 H2O, और ये इनसॉल्युबल है, ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, और ये क्या करता है, ये जो आयरन का जो सरफेस है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, रेडिश कलर का यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये पूरा जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्ट्रक्ट करते रहता है, ख़राब करते रहता है। तो ये है हो गया रस्ट, ये कलेक्ट हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होती है और रस्ट फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए रैंसिडिटी, एक छोटा सा टॉपिक है रैंसिडिटी बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, जो फूड का ख़राब होना कहते हैं, कंडीशन इन विच द सब्सटेंसेज विच ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर। अगर बहुत देर तक के ऑयल और फैट बाहर खुला रह जाए और उसमें बनाया हुआ खाना अगर खुला रह जाए तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ख़राब हो जाता है, उसी कंडीशन को कहते हैं हम रैंसिडिटी। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रैंसिड व्हेन देयर इज चेंज इन स्मेल, टेस्ट एंड कलर। अगर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है खाने का, या उसमें स्मेल आती है, ख़राब सी बू आने लगती है, या कलर चेंज हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ कि जो जिसमें हमने पकाए थे ऑयल और फैट के अंदर वो फूड स्टफ़ को, तो वो ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज्ड हो गया बिकॉज ऑफ एक्सपोज टू एयर, और उसकी वजह से वो फूड ख़राब हो गया, उसी को कहते हैं हम रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज़ प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम डालकर ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयरटाइट कंटेनर। अगर हम बंद डब्बे के अंदर रखते हैं तो भी हम बहुत कुछ टाइम तक के उस फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं, मतलब रैंसिड होने से हम बचा सकते हैं।